हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, और उसमें भी एक विशेष चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। चलो हम अपना नया चैप्टर प्रारंभ करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं। विश्व के विभिन्न देशों को प्राय हम दो भागों में विभाजित करते हैं, विकसित देश और कम विकसित या अल्प विकसित अथवा विकासशील देश। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार 2008 में प्रति व्यक्ति आय $975 या इससे कम आय वाले देश विकासशील देश कहे जाते हैं। उस वर्ष भारत की प्रति व्यक्ति आय जीएनपी 1070 या $1070 आकी गई थी। तो लगभग जो विश्व बैंक ने प्रकाशित की थी रिपोर्ट उसके अनुसार ही थी। तो उस समय विकासशील देशों की श्रेणी में भारत आ रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक डेफिनेशन दी है कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था का आशय उन देशों से लगाया जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व पश्चिमी यूरोप की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से कम होती है। यह परिभाषा केवल अल्प विकसित देशों की गरीबी को तो सूचित करती है, लेकिन यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की क्या स्थिति है उस पर कोई प्रकाश नहीं डालती है। तो इसी तरह से कमोबेश बहुत सारी डेफिनेशन दी गई अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की। अब हम अध्ययन करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। सर्वप्रथम, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारत में वो सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो विश्व के अल्प विकसित राष्ट्रों में पाई जाती हैं। भारत की जनसंख्या एक बहुत बड़ा भाग निर्धन है, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कृषि की प्रधानता। भारत में प्राय देखा गया है कि पिछले देशों में जनसंख्या का बड़ा भाग कृषिगत व्यवसाय में लगा रहता है, जहां खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, श्रमिकों को खानों में काम मिल जाता है। अन्यथा गैर कृषिगत क्षेत्रों में रोजगार के साधनों की कमी से जनसंख्या अनिवार्यतः खेती की ओर ही मुड़ती है। इन देशों में राष्ट्रीय आय का अधिक भाग विशेष तौर से कृषिगत उत्पादन से प्राप्त होता है। भारत में भी कृषि प्रधान देश है और भारत की श्रम शक्ति का बहुत बड़ा लगभग 54-55% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगा होता है। कृषि प्रधानता को हम और जो निम्न तत्व हैं उनके द्वारा देख सकते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। भारत की जनसंख्या की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कृषि कार्य ही है। 1974-75 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग लगभग 40% था, जो कि वर्तमान में अब लगभग घटकर 14% हो गया है। रोजगार की दृष्टि से यदि बात करें, जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि भारत की अधिकांश
व्यक्तियों का जीवन निर्वाह कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, खनन, मछली पालन से होता है, अर्थात जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें लगा होता है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। कृषि का भी पिछड़ापन, भारत में कृषि व्यवसाय अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। भारतीय कृषि अभी भी पुरानी तकनीकों से ही घटिया बीज, अनुपयुक्त खाद का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण भारत में कृषि की उत्पादकता, जो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वो बहुत कम है। ग्रामीण अर्थतंत्र, भारत में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार यदि बात करें तो लगभग 68% जनसंख्या गांव में और 32% संख्या शहरों में या अर्ध शहरों में, जो नगरीय जनसंख्या थी वो थी। भारत में ग्रामीण अर्थतंत्र बहुत पाया जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिकूल भूमि श्रम अनुपात, भारत में भूमि श्रम अनुपात अनुकूल नहीं है। प्रति व्यक्ति भूमि बहुत कम है यहाँ पर। यदि हम एग्रीकल्चर में बात करें तो मानसून पर अत्यधिक निर्भरता रहती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून पर अधिक निर्भर है। इस कारण इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। इसलिए है क्योंकि जो इरिगेशन के साधन हैं वो इतने डेवलप नहीं हैं, सभी भूमि जो है वो सिंचित नहीं है, इसीलिए मानसून पर आधारित है। और मानसून की पर्याप्तता देश की आर्थिक समृद्धि की परिचायक होती है। मानसून की असफलता उद्योग धंधों, व्यापार, कृषि व्यवसाय पर पूरा प्रभाव डालती है, जिसके कारण देश में राष्ट्रीय आय कम हो जाती है तथा बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये कुछ जो फैक्टर अभी हमने पढ़े, ये कृषि की प्रधानता को प्रकट करते हैं। नंबर 4 हम देखें, अप्रयुक्त प्राकृतिक साधन। भारत जैसे देशों में, अल्पविकसित देशों में, हम भारत की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से एक धनी राष्ट्र है। बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, परंतु यहाँ के निवासी अत्यंत निर्धन हैं। पूंजी की मात्रा कम होती है। भारत में प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाने के फलस्वरूप भी इन प्राकृतिक संसाधनों का देश की अर्थव्यवस्था में अनुकूल विदोहन नहीं हो पाता है। भारत में अभी प्राकृतिक संसाधनों की समुचित उपयोग नहीं हो पाया है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था अभी भी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग है। बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी, भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से वृद्धि से भारत में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। ये भी एक विशेषता है। भारत में बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी बहुत अधिक है। भारत में प्रति व्यक्ति काम करने के जो इच्छुक हैं, परंतु उनके अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है, अर्थात ऐच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में वर्तमान में लगभग 7.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये थोड़ा पहला का डाटा है। यदि हम आज की बात करें तो क्योंकि अभी हम कोरोना काल से गुजरे हैं और अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन रहा था, जिसके कारण ये जो आंकड़ा है बेरोजगारी का, इससे कहीं ज़्यादा लोग अभी बेरोजगार हैं, क्योंकि सभी उद्योग धंधे बंद हो गए थे। तो अभी भी जो काम करने के इच्छुक लोग हैं, सभी को अपना मनवांछित काम जो है या पुराना काम जो है उस पर नहीं लौटे हैं, धीरे धीरे काम पर आ रहे हैं। मतलब 7.5 करोड़ लोग से ज़्यादा बेरोजगार फिलहाल हमारी अर्थव्यवस्था में हैं। इसी प्रकार कह सकते हैं कि अत्यधिक दरिद्रता, भारत में करोड़ों नरनारी गांव व शहरों में निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जैसा कि 2004-05 में भारत में निर्धनता का अनुपात मिश्रित रिकॉल पीरियड MRP पर 22% और समान रिकॉल पीरियड URP पर 27.8% था। इसी प्रकार कह सकते हैं निम्न जीवन स्तर, भारत में लोगों का जीवन स्तर काफ़ी निम्न है। भारत की राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय अन्य राष्ट्रों से कम है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 2011 में $1420 थी,
तकनीकी ज्ञान का अभाव हम कह सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीकी ज्ञान का अभाव रहा है। भारत की प्रति व्यक्ति ज्ञान की बात करें या प्राविधिक ज्ञान की बात करें, हम उस पर विदेशों में निर्भर रहना पड़ता है। भारतीय कृषि तथा उद्योग धंधों में परंपरागत या पुरानी विधियों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण जो हमारा तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी जो है वो उतना अभी नहीं बढ़ पाया है जितना कि विकसित देशों में प्रोडक्टिविटी है। अविकसित पूंजी या मुद्रा बाजार, इसमें हम कह सकते हैं कि अल्पविकसित देशों में विकास के अवरुद्ध होने का प्रमुख कारण पूंजी का अभाव माना जाता है। राष्ट्रीय आय के कम होने का इसका बड़ा अंश उपभोग में ही व्यय हो जाता है, बचत कम होती है, अतः पूंजी निर्माण बहुत कम हो पाता है। जो थोड़ी बहुत बचत होती भी है उसका भी अधिकतर उपयोग मकान बनाने, आभूषण खरीदने या विलासिता की सामग्री खरीदने में, विवाह में, जो वैसे सामाजिक समारोह होते हैं उनमें हम अधिक खर्च करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहूकार, महाजन पर निर्भर रहना पड़ता है। लघु बड़े उद्योगों में भी पूंजीपतियों का सहारा लेना पड़ता है। मुद्रा तथा पूंजी बाजार के अविकसित होने की देश में कृषि व उद्योग क्षेत्र में वित्तीय अभाव पाया जाता है। मुद्रास्फीति तथा निरंतर मूल्य वृद्धि, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। विकासशील अर्थव्यवस्था में वैसे तो थोड़ी सी मुद्रास्फीति आवश्यक होती है विकास के लिए, जिससे कि लाभ प्रेरणाएं बढ़े रहें, उत्पादन बढ़ता रहे, लेकिन यदि मुद्रास्फीति की दर होगी तो उससे विकास जो है अवरुद्ध होता है। और अधिकांशतः हम देखते हैं कि घाटे के बजट बनाने से मुद्रास्फीति अधिक तीव्र गति से बढ़ती है, और मुद्रास्फीति भी अधिक बढ़ने से निरंतर मूल्य वृद्धि से कारण भारतीय रुपए के मूल्य में तीव्र गति से गिरावट आती है, जिसके कारण हमारे जो है आयात वो महंगे हो जाते हैं। निर्यात तो सस्ते और निर्यात तो अधिक होंगे, लेकिन निर्यात की हमारे इतनी वस्तुएं हैं नहीं विकासशील देश होने के नाते कि हम अधिक निर्यात से विदेशी पूंजी अर्जन कर सकें। आर्थिक असमानताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर आर्थिक विषमताएं, गरीबी और अमीरी की खाई जो है बहुत अधिक है। यहाँ पर आय के वितरण की सारी असमानताएं पाई जाती हैं। विदेशी व्यापार में शिथिलता, अभी जैसे इसकी बात हम कर रहे थे निर्यात आयात की, भारत के विदेशी व्यापार निरंतर शिथिलताई है। यहाँ पर 1950-51 की बात करें तो भारत में निर्यात विश्व के निर्यात का 1.85% था, जो कि 2012 में 1.60% रह गया है, मतलब घटाई है। यदि हम कुल विश्व व्यापार की या कुल विश्व व्यापार की बात करें उसमें भारत का अंश जो है वो बहुत कम है। परिवहन साधनों की अपर्याप्तता होती है इसमें। मिश्रित व नियोजित अर्थव्यवस्था, आज़ादी के बाद 1951 से भारत की अर्थव्यवस्था में मिश्रित, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था के गुण पाए जाते हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था है। नियोजन से हम विकास की जो उत्तरोत्तर सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं। निजी, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र का सहअस्तित्व स्वीकार किया गया है। इस प्रकार निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य सहयोग, विचार विमर्श एवं सहअस्तित्व से देश के आर्थिक विकास, आत्मनिर्भर बनाने की प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि विकासोन्मुख डेवलपिंग इकोनॉमी है भारतीय अर्थव्यवस्था, एक विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्था है। विभिन्न योजना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हुई है। 1960-61 की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन 82 मिलियन टन था, जो 2013-14 में 264.4 मिलियन टन, 265 मिलियन टन हो गया है। मतलब हम अधिकांश से जो खाद्यान्न के उत्पादन है उसमें हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। संपन्नता में दरिद्रता, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की।
कि इस संबंध में कहा जाता है कि यहाँ पर संपन्नता के मध्य दरिद्रता विद्यमान है। इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ पर प्राकृतिक साधन तो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनका उचित दोहन या उचित विदोहन नहीं हो पाता है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर आदि अन्य राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। शिक्षण व प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं, जिसकी बात कर रहे थे, पूंजी विनियोग का भी अभाव पाया जाता है। भारतीय अर्थ जनसंख्या ग्रामीण और बहुत निर्धन है। 22% लोग गरीबी रेखा से ज़्यादा ही हैं, ये पुराना आंकड़ा है। लगभग 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। विभिन्न जो स्टडी की गई हैं उसमें लगभग 30% लोग भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अतिरिक्त धन होता ही नहीं है, उपभोग से बचता ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की बचत करने की क्षमता जो है बहुत कम है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम है और जो उन्नत जीवन स्तर भी हम नहीं अपना पा रहे हैं। निम्न जीवन स्तर या निम्न उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद में बहुत कम बचता है, जिसके कारण बचत करने की क्षमता जो है, सेविंग कैपेसिटी बहुत कम है, जिसके कारण पूंजी विनियोग की दर भी कम होती है। ये विविधता में एकता है। हमारे यहाँ विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, सामाजिक रीति रिवाज, ये भी एक विशेषता है। क्षेत्रीय विषमता की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय विषमता पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। भारत में कुछ राज्य काफ़ी समृद्ध और विकसित साधन संपन्न हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं पंजाब है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो ये काफ़ी, उत्तर प्रदेश भी कुछ सीमा तक हम कह सकते हैं, हरियाणा है। लेकिन दूसरी ओर अधिकांश और जो स्टेट हैं, उड़ीसा है, आसाम है, बिहार है, राजस्थान है, ये काफ़ी पिछड़े हुए राज्य हैं, अर्थात क्षेत्रीय विषमताएं पाए जाते हैं। इसी प्रकार एक विशेषता है दोहरी अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक दोहरी अर्थव्यवस्था है। एक और भारत में शहरी अर्थव्यवस्था, और जहाँ बैंकिंग, बीमा, यातायात, संचार, आधुनिक जीवन की लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि दूसरी ओर ग्रामीण में निर्धन अर्थव्यवस्था है, जहाँ पीने के पानी की, बिजली की, पक्के मकानों की, चिकित्सालय, हॉस्पिटल्स, सड़क, जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं का काफ़ी अभाव रहता है। तो इस प्रकार से दोहरी अर्थव्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर अलग तरह का है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अधिक अलग तरह का है। अत्यधिक सुरक्षा है। भारत में सदैव इस बात का भी भय रहता है कि पड़ोसी राष्ट्र जो हैं वो आक्रमण न कर दें, इसलिए हमारे यहाँ अत्यधिक सुरक्षा व्यय पर जो है अधिक वो किया जाता है। भ्रष्टाचार व लाल पित्ताशाही का बोलबाला है यहाँ पर। भारतीय अर्थव्यवस्था में काले धन की भरमार है। भारतीय अर्थव्यवस्था में काला धन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। काले धन की वजह से अर्थव्यवस्था का सही से विकास नहीं हो पा जाता है। लोग बाग टैक्स की चोरी करते हैं और इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है, जिसके कारण हम अपने जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसको एक डेवलप इकोनॉमी में बदल सकें। इसी प्रकार से विदेशी सहायता पर निर्भरता। भारत आज भी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी दाल है, आपका खाद्य तेल हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, सुरक्षा उपकरण हैं, ये हम अभी भी विदेशी सहायता पर निर्भर करते हैं। या आपके ऑयल्स हैं, पेट्रोल, डीजल या गैस में भारत में पाई जा रही तकनीकी अभाव होने के कारण हमें दूसरे राष्ट्रों पर बहुत बड़ी मात्रा में निर्भर रहना पड़ता है। अभी ये आर्थिक उदारीकरण की ओर अग्रसर, ये नई विशेषता है। विशेष तौर से 1991 के बाद में, जुलाई 1991 के बाद में देश में आर्थिक उदारीकरण अपनाया गया है। इसमें सरकार निजीकरण, बाजारीकरण व अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बल दे रही है, ग्लोबलाइजेशन पर। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुशल व योग्य प्रशासन का अभाव हो जाता है। कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कम है, लेकिन फिलहाल तो हम यदि भारत में बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अन्य राष्ट्रों की तुलना में अधिक निम्न पाया जाता है। कार्यशील जनसंख्या
जो है वो 15 से 60 वर्ष के बीच की उम्र में जो व्यक्ति आते हैं वो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। लेकिन फिलहाल यदि आज की नई उसकी बात करें हम नए समय की, तो कार्यशील जनसंख्या भारत में काफ़ी अधिक है, इसीलिए बेरोजगारी की दर भी हमारे यहाँ अधिक है। असंतुलित औद्योगिक विकास, ये बात भी देखने को मिलती है यहाँ पर कि यहाँ औद्योगिक विकास संतुलित नहीं हुआ है। भारत में प्रारंभ में यदि हम बात करें आज़ादी के बाद या पहली योजना में उद्योग एग्रीकल्चर पर बल दिया गया, दूसरी योजना में फिर उद्योगीकरण पर बल दिया गया। जो विशेष तौर से बड़े बड़े उद्योग हैं वो स्थापित किए गए और बाद में आधारभूत उद्योग स्थापित किए गए। आधारभूत उद्योग स्थापित करने में बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी व तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसके भारत में पर्याप्त अभाव पाया जाता है और अभी भी औद्योगिक विकास जो है पूर्णतः संतुलित नहीं है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। इसी प्रकार से बाजार की अपूर्णताएं हैं, उपयोग सामाजिक वातावरण में विकास के अनुकूल मनोवर्ती का अभाव है, ये कह सकते हैं कि आर्थिक कुचक्रों का जोर है। एक देश गरीब इसलिए होता है कि वह गरीब है। वास्तव में पिछड़े हुए देशों की आर्थिक परिस्थिति में यह सही चित्र है कि इनमें कई प्रकार के आर्थिक कुचक्र पाए जाते हैं और जिन्हें तोड़ना अत्यंत मुश्किल होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की मूलभूत आधारभूत विशेषताएं हैं। इनमें से कम बेश सभी हम यदि भारत के संदर्भ में बात करें सभी पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इसी का हम आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। ओके, इसमें आप एक बुक्स में इसे पढ़ सकते हैं। सभी बुक्स में कमोवेश मोरलेस यही विशेषताएं पाई जाती हैं। ओके, आप जो है इनका अध्ययन करें, एक नोट्स बनाएं और कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही है, कोई टर्मिनोलॉजी है या कोई और बात है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।